हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट सोशल साइंस का 8th चैप्टर। 7 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और उनके साथ साथ मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ सीटेट के। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं ये चैप्टर वाइज कर रहे हैं और चैप्टर वाइज ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। अभी ये मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। ज्योग्राफी के अलावा मैं अभी पॉलिटी भी करा दूंगी क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है, तो जल्दी से ये कवर कराना है। आज के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज के चैप्टर्स में हम देखेंगे सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, और इसमें ही जो हमारी वनस्पति है कितने प्रकार की होती है ये हम समझेंगे, और जो फॉरेस्ट हैं वो हम क्यों ज़रूरी हैं ये जानेंगे, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो मौसम वातावरण में दिन प्रतिदिन के परिवर्तन के बारे में है, मतलब जो मौसम है वो होता है हमारा जो दिन प्रतिदिन का परिवर्तन होता है। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि तापमान मतलब गर्मी, बारिश कैसी हो रही है, या फिर धूप, ये सभी में जो परिवर्तन होता है यही सब कहलाता है मौसम। तो मौसम जो है हमारा ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। बारी बारी से इनको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा मौसम है विंटर सीजन, शीत ऋतु। तो इसमें होता क्या है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी इस क्षेत्र में नहीं पड़ती हैं, जो हमारा उत्तरी भारत है इसमें सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। तो टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है क्योंकि किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। इसकी सिचुएशन हमने देखी थी, जो पृथ्वी जो हमारी ये रेवोल्यूशन करती है सूर्य के चारों ओर, वो हमने देखा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर्स आप देख लें, उसमें आप अच्छे से समझ लेंगे, फिर आप मौसम को भी ईजिली समझ लेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा गर्मी का मौसम। तो गर्मी का मौसम जो होता है उसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे भारत पर पड़ती हैं, वो डायरेक्ट भारत पर पड़ती हैं, तभी यहाँ पर गर्मी का सीज़न आता है। तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और दिन के समय जो है यहाँ पर गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिनको कि लू कहा जाता है। तो लू अगर किसी इंसान को लग जाती है तो काफ़ी समस्या हो जाती है, बीमार पड़ जाता है। तो नेक्स्ट सीज़न है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर वर्षा का मौसम, साउथवर्ड वेस्ट मानसून या फिर रेनी सीजन। तो ये जो है ये मानसून के आगे आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। ये जो हमारा मौसम होता है ये होता है मानसून आने का मौसम। और इसको हम ऑफ कर देते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती हैं वो भूमि की ओर चलती हैं इस मौसम में। तो जब ये भूमि से सागर से जब ये भूमि की ओर हवाएं चलती हैं तो ये सागर से नमी ले लेती हैं, और जब ये पहाड़ों से टकराती हैं, क्योंकि ये जब हवाएं जो हैं ऊपर उठती हैं तो ऊपर का टेम्परेचर कम रहता है, और फिर ये क्या होता है, बर्फ़ मतलब ये ठंडी हो जाती हैं वहाँ पर, और फिर जब ये नीचे गिरती हैं तो बारिश के रूप में गिरती हैं। तो इस तरह से वर्षा का मौसम होता है। 3 मौसमों के बारे में हमने देख लिया है। नेक्स्ट है हमारा, देखो मौसम आप इसमें देख सकते हैं, पृथ्वी की कंडीशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको आप पृथ्वी की गतियाँ में समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरह से आता है, हवाएं चलती हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ से अरब सागर की खाड़ी से, ये इधर बंगाल की खाड़ी है, तो कुछ इस तरह से हवाएं चलती हैं, और यही कहलाता है हमारा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो क्योंकि ये हवाएं नमी ले लेती हैं सागर से और फिर बारिश करती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर 4th जो सीज़न बचा है हमारा वो है हमारा मानसून के लौटने का मौसम या फिर पतझड़ का मौसम। तो मानसून तो आ गया ये हमारे पिछले वाले सीज़न में, इसके बाद ये वापस भी होता है, मतलब लौटता भी है ये जब बारिश होनी बंद हो जाती है। तो ये हमारा पतझड़ का मौसम भी कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि हवाएं जो है मुख्य भूमि से वापस बंगाल की खाड़ी की ओर चलती हैं। जैसे हमारा ये इंडिया है, और जब मानसून आया था तो हवाएं कुछ इस तरह से चल रही थी, लेकिन अब हवाएं कहाँ से चल रही हैं, अब ये वापस चल रही हैं बंगाल की खाड़ी की ओर। अब ये जो हवाएं जाती हैं तो यहाँ से ये पानी ले लेती हैं बंगाल की खाड़ी से, और फिर ये यहाँ पर बरसती हैं, जो हमारा साउथ वाला एरिया होता है, कौन सा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो स्टेट है, यहाँ पर ये बारिश करती हैं। जाते टाइम इनमें नमी नहीं होती है, लेकिन यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर और यहाँ पर बरस जाती हैं।
तो जलवायु औसत मौसम की स्थिति के बारे में है जिसे कई वर्षों में मापा गया है। देखो जो मौसम होता है हमारा, वो तो हमारा इतने लंबे टाइम पीरियड में नहीं होता है, लेकिन जो जलवायु होती है, जलवायु हमारा काफ़ी सारे सालों को मेजरमेंट के साथ मापा जाता है। जैसे कि अगर इस साल भी एक जैसा मौसम रहा, फिर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही मौसम रहेगा, फिर उसके बाद भी ऐसे ही मौसम रहेगा, तो 3-4 साल या फिर और ज़्यादा साल, हम 10-12 साल भी कह सकते हैं, 10-12 साल के मेजरमेंट से ये जलवायु का अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस तरह की जलवायु है। तो जो भारत है उसकी जो जलवायु है मॉनसून टाइप है। यहाँ पर मतलब मॉनसून ज़्यादा समय के लिए रहता है, तो इसलिए मॉनसून टाइप जलवायु इसे हम कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मॉनसून प्रकार की। तो किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं जलवायु, जो कि बहुत सारे सालों में हम मेजरमेंट करते हैं, बहुत सारे सालों में हमें पता चलता है कि किस तरह की जलवायु है इस देश की या इस जगह की। तो जलवायु से पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत में जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। तो अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा और एक सुंदर फसल। तो जैसे कभी कभी कहते हैं ना हम कि इस बार अच्छा मानसून आया है, तो अच्छे मानसून का मतलब होता है कि बारिश अच्छी हुई है। बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो फसलें हैं भारत में वो मानसून पर आधारित हैं। तो इसीलिए अच्छा मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा हुई है और एक अच्छी फसल हुई है। तो किसी भी जो स्थान की जलवायु है कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि उसकी स्थिति क्या है, उस स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ पर है वो, ऊंचाई क्या है उसकी, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, क्योंकि समुद्र का काफ़ी बड़ा रोल होता है। देखो जो हवाएं चलती हैं वो समुद्र से नमी लाती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उच्चावच पर निर्भर करती हैं। तो जलवायु जो है कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। और जो हमारी भारत की जलवायु है इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, मतलब अलग अलग क्षेत्र पे आपको अलग अलग तरह की जलवायु मिलेगी। अब इसको ऐसे समझ लो, देखो अगर आप राजस्थान के मरुस्थल में जो स्थित दो शहर हैं आपके, जैसलमेर और बीकानेर, इनको अगर आप देखें तो गर्म स्थान है ये, तो यहाँ की जलवायु कैसी हुई, गर्म हो गई। ऐसे ही लद्दाख के द्रास की बात करें, तो लद्दाख का द्रास और कारगिल वाला एरिया, तो यहाँ पर बर्फीली ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। अब देखो एक जगह तो बहुत गर्म है, एक जगह बहुत ठंडी है, और एक जगह है हमारी तटीय क्षेत्र, जैसे कि मुंबई की बात करें या फिर कोलकाता की बात करें, इनकी जलवायु जो है मध्यम है। मध्यम की बात करें तो ना तो वहाँ पर सर्दी है और ना ही वहाँ पर गर्मी है ज़्यादा। तो समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। तो विश्व में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो मेघालय में होती है, मौसिनराम में। और जो हमारे ही भारत की बात करें तो सबसे कम बारिश या फिर ना के बराबर होती है, तो वो होती है राजस्थान के जैसलमेर में। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे भारत में ही आप देख सकते हैं। तो इन सब के आधार पर जो है जलवायु डिपेंड करती है। तो पूरे भारत में जलवायु एक जैसी नहीं मिलेगी, आपको तरह तरह की जलवायु मिलेगी। अब आप बात करते हैं, देखो जलवायु हमने देख लिया, कई तरह की जलवायु हमने देखी, मौसम देख लिए। तो अब बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की, प्राकृतिक वनस्पति। तो देखो ये जो प्राकृतिक वनस्पति होती है ये कई तरह से मिलती है आपको। ये पौधे के रूप में मिलेगी आपको, या तो फिर पेड़ के रूप में मिलेगी, घास के रूप में मिलेगी, या फिर झाड़ियों के रूप में मिलेगी। तो ये तो होती बड़ी झाड़ियाँ, बुशेस, और श्रब्स होते हैं छोटे छोटे पेड़। तो ये जो हैं घास, झाड़ियाँ और पेड़, ये बिना किसी हस्तक्षेप या मानव मदद के अपने आप उगते हैं। तो जैसे कि मतलब हम इन्हें उगाते नहीं हैं बीज डाल करके, ये अपने आप ही उगते हैं। तो जब ये अपने आप ही उगते हैं तो इसी वजह से इनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब इसमें जो है अंतर मिलेगा आपको काफ़ी, और अंतर के कारण देख लेते हैं। तो अंतर के कारण कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि विभिन्न जलवायु की परिस्थितियों के कारण। अब जैसे कहीं पर गर्म है बिल्कुल मौसम, और कहीं पर बिल्कुल ठंडा है, कहीं पर बिल्कुल मध्यम है। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति की एक विस्तृत श्रृंखला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी, और कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है ये, जैसे बारिश पर डिपेंड करती है, तापमान कैसा है वहाँ का, मिट्टी कैसी है, ये सब पे डिपेंड करती है। इन सब के आधार पर हम इनको 5 भागों में बांट सकते हैं जो भारत में वनस्पति पाई जाती है। एक तो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और सदाबहार वन। सॉरी, ये मैंग्रोव वन है, सदाबहार वन ये अलग है। तो इनको देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम इन्हें इंग्लिश में कहेंगे। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, और ये इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, तो इतने घने होते हैं ये। और पेड़ की जो प्रजातियां हैं साल के अलग अलग समय पर अपने पत्ते गिराती हैं, मतलब इनका कोई एक टाइम नहीं है, एक टाइम पर पत्ते गिराएंगी, अलग अलग टाइम पर पत्ते गिराती हैं, जिससे पता नहीं चलता है
पतझड़ का एहसास भी नहीं होता है और ये हमेशा हरे भरे दिखते रहते हैं। इसी वजह से इनको सदाबहार वन भी कहते हैं। और इन जंगलों में पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो उसमें आते हैं महोगनी, आबनूस, शीशम। तो मेन ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इनकी लोकेशन की बात करें कहाँ पर मिलते हैं भारत में, तो ये मिलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो हमारा भारत है तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर मिलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के हिस्से में, उत्तर और पूर्वी, तो मतलब ये वाले जो यहाँ पर हमारे स्टेट्स हैं यहाँ पर मिलते हैं ये। और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान की एक संकरी पट्टी इन जंगलों का घर है। पश्चिमी घाट जो इधर पड़ता है हमारा, यहाँ पर एक संकरी सी पट्टी है, मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो मतलब ढलान पर ये मिलते हैं इस तरह के जंगल। तो ये मेन जगह है जहाँ पर ये मिलते हैं सदाबहार वन। तो इनको हम इसमें भी देख लेते हैं मैप में भी। जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं सदाबहार वन, ये आप देख सकते हैं, ये दिखाए हुए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हैं और हमने कहाँ देखे थे, पश्चिमी घाट पर हैं, और थोड़े से आपको ये यहाँ पर भी मिलेंगे, पूर्वी घाट पर भी। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ पर इनका। बाकी के भी चाहे तो देख सकते हैं, डिसीसियस फॉरेस्ट आगे देखेंगे। फिर हमारे आते हैं, देखो पतझड़ी वन। पतझड़ी वन जो हैं तो इनका जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा मिलता है हमारे भारत में। तो ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा पूरा जो है पतझड़ी वन का है, पूरा ये वाला कलर। तो ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक विशेष समय में ये अपने पत्ते गिराते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि एक ही साथ ये सारे वृक्ष जो हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो उस टाइम बस जहाँ भी आप देखेंगे पेड़ थोड़े आपको ऐसे ही मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में ये वृक्ष ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसमें मिलते हैं साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम। तो ये मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में ये वन पाए जाते हैं, जो कि पतझड़ी वन होते हैं। तो इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं, सॉरी ये नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ आ गया है, पतझड़ी वन हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं देश के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, मतलब जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। पानी की कमी को कम करने के लिए पत्तियाँ कांटों के रूप में होती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो, क्योंकि हमने पढ़ा था इसके बारे में कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पत्तियों से होती है। अब पत्तियाँ ही कांटे के आकार की हो जाएंगी तो पानी की खपत जो है होगी नहीं। तो ऐसे पेड़ होते हैं हमारे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। ये मिलते हैं आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर और गुजरात में, इन जगहों पर भी मिलते हैं। फिर आती है हमारी माउंटेन वेजिटेशन, यानी कि पर्वतीय वनस्पति जो पर्वतों पर पाई जाती है। तो इसमें क्या है, देखो वेरिएशन देखने को मिलता है ऊंचाई में भिन्नता के अनुसार। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगी तापमान में भी गिरावट आएगी और वैसे वैसे आपको वनस्पति में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। देखो ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो शंकुआकार होते हैं, कुछ इस तरह के बने होते हैं। तो जैसे कि क्योंकि ये ठंडा इलाका होता है, बर्फ़ यहाँ पर पड़ती रहती है, तो इन इलाकों में क्या है, बर्फ़, ये इसलिए पेड़ ऐसे होते हैं क्योंकि बर्फ़ अगर यहाँ पर गिरेगी तो फिसल कर नीचे आ जाएगी। तो इन पेड़ों को शंकुधारी वन भी कहा जाता है, कुछ इस तरह के होते हैं ये। तो इनको शंकुधारी वन भी कहा जाता है। इसमें होते हैं आपके चीड़, देवदार, पाइन हम कहेंगे इंग्लिश में। तो ये वन पाए जाते हैं पर्वतीय वनस्पति में। फिर बात करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट की। मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव वन, ये आपको मिलेंगे खारे पानी में। तो खारे पानी में भी ये जीवित रह सकते हैं, काफ़ी खारा पानी रहता है, समुद्र का पानी आया हुआ होता है उस जगह पर। और मुख्य रूप से ये पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। दो जगह है इनकी, और पूछा भी जाता है इसके बारे में क्वेश्चन कि मैंग्रोव वन ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो सुंदरी जो है मैंग्रोव जंगलों में पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है, इसी के नाम पर रखा है सुंदरबन। तो ये प्रजाति है पेड़ों की सुंदरी, इसलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। अब बात करेंगे वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी। तो वन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो एक तो देखो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस के थ्रू, उसको ये अवशोषित कर लेते हैं जब ये अपना भोजन बनाते हैं। और पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को बांधती हैं, इस प्रकार वे क्या है, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती हैं। अब जड़ जो होंगी आसपास की मिट्टी को बांध के रखेंगी तो मिट्टी का कटाव नहीं होता उससे। वन हमें देखो फर्नीचर देते हैं, फर्नीचर की लकड़ियाँ आपने देखी होंगी, ईंधन की लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है पशुओं के लिए, औषधीय पौधे मिलते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लाख, शहद, गोंद, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं पेड़ों से। और
एक महत्वपूर्ण चीज़ कि वन्य जीवों का एक प्राकृतिक आवास है। वन्य जीव यहाँ पर रहते हैं वनों में निश्चिंत होकर, और हम भी परेशान नहीं होते उनकी वजह से। जैसे हम वन काट देंगे तो उनका आवास नष्ट हो जाएगा, फिर वो आबादी की तरफ भागते हैं जो वन्य जीव होते हैं। तो इसलिए ये जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं वन हमारे लिए। तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं पेड़ों से क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे, ये डायग्राम में भी दिया हुआ है जो जिनकी मैंने अभी बात करी है। ये सब चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं पेड़ों से। तो प्राकृतिक चैलेंजेस क्या हैं? देखो, प्राकृतिक वनस्पति जो है काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। कुछ तो हम कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, कुछ सड़कें बनाते जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, घर बनाते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्राकृतिक वनस्पति जो है नष्ट कर दी है हमने। पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसका रीज़न क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण की वजह से मौसम बदल रहा है, क्योंकि मौसम जो है ये इससे रिलेटेड है होता है हमारा वनस्पति से, क्योंकि जो पौधे होते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं और एनवायरनमेंट में काफ़ी संतुलन बनाए रखते हैं वो गैसों का भी। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और जो पेड़ मौजूद भी हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। इसके बारे में इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए लोगों को। अगर हम अपनी धरती को हरा भरा बनाने में अधिक से अधिक लोग शामिल करें तो उसके लिए हमें वन महोत्सव चलाना चाहिए। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाने होंगे जिससे कि ज़्यादा लोग शामिल हो सके इस प्रोग्राम में। अब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ होती है जो वनों में रहने वाली जीव होते हैं, उनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ। तो वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर होता है, और जंगल में रहने वाले जानवर की हजारों प्रजातियां जो कि बड़ी संख्या में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सरीसृप मिलते हैं, उभयचर मिलते हैं, वहाँ पर स्तनधारी मिलते हैं, पक्षी मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे आपको। ये सब जो हैं हमें मिलते हैं जंगल में। इसके अलावा बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, और गुजरात में जो गिर है, गिर का जंगल है, तो ये एशियाई शेरों का घर है। तो एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर के जंगल में, गुजरात में, ये ध्यान रखेंगे। असम में क्या पाया जाता है? असम में मिलेंगे आपको एक सींग वाले गैंडे और हाथी। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊंट और जंगली गधे कहाँ पर मिलेंगे? क्रमशः ग्रेट इंडियन रेगिस्तान और कच्छ के रण में मिलेंगे। देखो, ऊंट जो मिलेंगे आपको रेगिस्तान में मिलेंगे, रेगिस्तान जो हमारा राजस्थान में है, और जंगली गधे मिलेंगे आपको कच्छ के रण में। कच्छ का रण जो है आपका हिमालय का जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मिलेंगी जंगली बकरियां, हिम तेंदुए, भालू। तो आप देख सकते हैं जिस तरह की वनस्पति है उसी हिसाब से यहाँ पर जंगली जानवरों में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो पक्षी जो हैं उसमें भी काफ़ी समृद्ध है भारत। इसमें जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और अन्य पक्षियों की बात करें तो तोता, कबूतर, मैना, हंस, बुलबुल और बत्तख आपको देखने को मिलेंगे। तो संरक्षण की बात करी जाए तो गवर्नमेंट इनके संरक्षण पर ध्यान दे रही है। तो पक्षियों को उनका प्राकृतिक आवास देने के लिए पक्षी अभ्यारण्य बनाए गए हैं। जिस तरह से जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं, उसी तरह से पक्षियों के लिए भी पक्षी अभ्यारण्य बनाए गए हैं। इसके अलावा भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो मुख्य हैं वो हैं कोबरा और करैत। इसमें भी चैलेंजेस हैं। तो जो वनों की कटाई होती है और शिकार होता है, तो भारत के वन्य जीवों की कई प्रजातियों में तेजी से कमी आ रही है, जो कि हमने देखा था संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं वो होती हैं जिनकी मतलब जो समाप्ति के कगार पर है। अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो वो विलुप्त हो सकती हैं, जैसे कुछ जानवर हमारे विलुप्त हो चुके हैं। समाधान की अगर बात करें तो समाधान यही है इसका कि जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हमने बनाए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, ये सब बनाए गए हैं जिससे कि वहाँ पर क्या होता है, उस एरिया में शिकार वर्जित होता है, लोग शिकार नहीं कर सकते। तो सरकार ने इन जानवर की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी भी शुरू किए हैं। मतलब अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं, जैसे टाइगरों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी के लिए प्रोजेक्ट हाथी। तो जानवर के जो शरीर के अंगों से बनी हुई चीज़ें होती हैं, हमें उनको नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीदेंगे तो वो बिकेंगे भी नहीं, और इसी वजह से जानवरों की हत्या भी नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनकी हत्या कर देते हैं। जैसे कि उनकी हड्डियों से बनती हैं चीज़ें, कुछ सींगों से बनती, कुछ फरों से बनती, कुछ खाल से और पंख से बनती हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो वो बिकेंगी भी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं प्रवासी पक्षियों के बारे में। तो प्रवासी पक्षी जो हैं ये पिनटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, ये हर साल सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। अब ये क्योंकि दूसरे देशों से, दूसरी जगह से आते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। जो बाहर से आए, बाहर देशों से आए, उनको हम कहेंगे प्रवासी पक्षी। तो ये सर्दी के मौसम में आते हैं
और सबसे छोटी लिटिल स्टेंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, ये आती है आर्कटिक प्रदेश से। आर्कटिक प्रदेश हमने देखा था, ये ऊपर वाला जो रीजन था ध्रुव के पास, यहाँ से, तो ये लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो देख सकते हैं हम पक्षी भी कितना दूर उड़ते हैं जब यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल जो है पहुँच जाए। शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।